अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपके मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को सज़ा हो चुकी है। ये फैसला अपनी नौयत में गैर मामूली है। इसलिए नहीं कि सज़ा सख्त है, बल्कि इसलिए कि इल्ज़ामात एक साबिक़ DGI-SI के सियासी किरदार की निशानदेही करते हैं। ISPR के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलविस रहे, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी की और रिटायरमेंट के बाद भी सियासी रवाबित बरकरार रखे। ये इल्ज़ामात एक बुनियादी सवाल को जन्म देते हैं कि क्या रियासती ताकत और सियासत के दरमियान हद वाकई कायम रही। हुकूमत का दावा है कि जनरल फैज़ हमीद बानी PTI की सियासी प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा थे। अगर ये मौक़िफ़ दुरुस्त मान लिया जाए तो 2018 की सियासत, इदारा जाती किरदार और 9 मई के वाक़यात को अलग अलग कानों में रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मामला सिर्फ सियासी इंजीनियरिंग तक महदूद नहीं रहता। ज़राए के मुताबिक TTP के 2 दहशतगर्द मुस्लिम खान और महमूद खान, जिन्हें सजाए मौत सुनाई जा चुकी थी, उनकी सजाओं पर पहले बानी PTI के दौर में अमल दरामद रोका गया और बादअज़ां बानी PTI के कहने पर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने अपने सदारती इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उन सजाओं को माफ़ किया। अगर ये इत्तलात दुरुस्त हैं तो सवाल महज सियासत का नहीं रहता, ये इंसदाद दहशतगर्दी पॉलिसी, रियासती तरजीहात और फैसला साजी के पूरे अमल पर सवाल बन जाता है। PTI का मौक़िफ़ है कि ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, लेकिन सवाल ये है कि अगर सियासी फैसले, हिकमत अमली और हसास रियासती मामलात एक मखसूस ताल्लुक़ के ज़ेर असर तय पा रहे थे तो सियासी जिम्मेदारी से मुकम्मल लाताल्लुक़ी कैसे मुमकिन है। 9 मई के वाक़यात को हुकूमत मनसूबा बंदी जो है वो करार देती है। अगर ऐसा है तो ये सिर्फ कानून शिकनी नहीं, रियासती रेट को बराह रास्त चैलेंज करने का जो है मामला बनता है। आज सवाल ये नहीं है कि जनरल फैज़ हमीद को जो है सज़ा क्यों मिली। आज असल सवाल यह है कि क्या सज़ा एक फ़र्द तक महदूद रहेगी या इस पूरे नक्सस को सामने लाने का आगाज़ है, जिसकी बात बरसों से की जा रही थी। नाज़रीन, ये बहस शख्सियात की नहीं, इख्तियार, फैसला साजी और रियासती जवाबदेही की है। इसी तमाम सूरत हाल पे आज के हम प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आऊँगी तो अपने मेहमानों का भी आपसे तारुफ करवाऊंगी। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अब अपने मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराती चलूँ। PTI से हमें ज्वाइन किया शेर अली आफरीदी, MP हैं। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। इसके अलावा PMLN से हमें ज्वाइन किया कादिम अली यूसुफज़ई, जो कि MNA हैं। सर आपका भी बेहद शुक्रिया, आपको भी वेलकम कहेंगे शो में। और उनके साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है महमूद मौलवी साहब, जो कि सीनियर पॉलिटिशियन है। सर अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। शेर अली आफरीदी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। सर ये बताइए कि आप लोग मुसलसल कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद का जो मामला है वो फ़ौज का अंदरूनी एहतसाब है, लेकिन अगर एक साबिक़ DGI-SI सियासी मुशावरत या हिकमत अमली और फैसलों में शामिल रहा है तो क्या एक सियासी जमात के लिए ये मुमकिन है कि वो खुद को इससे मुकम्मल तौर पर अलग जाहिर करे? असल में बात इस तरह है कि जनरल फैज़ हमीद साहब एक इदारे का ISI चीफ था और उसका PTI के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि वो एक इदारे का नुमाइंदा था। और उसके स्टेटमेंट देख ले, उसने तो वाज़िह तौर पर एक वीडियो बयान रिकॉर्ड किया TV चैनल पे। उसने साफ कहा है जब अदम इत्मीनान हो रहा था तो हमें बुला के जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने हमें कहा कि आपने इमरान खान के खिलाफ अदम इत्मीनान करना है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? जनरल फैज़ तो हमारा नहीं था। हमारे इस वीडियो की बयान के बाद अगर कोई कहे कि जनरल फैज़ ने हमारे साथ ये किया है वो किया है, ये तो गलत है, क्योंकि मौलाना साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड है। और इस हवाले से अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे वो फौज का इदारा हो चाहे कोई दूसरा इदारा हो। इस तरह की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि इससे पाकिस्तान बढ़ेगा, इससे पाकिस्तान आगे जाएगा। अगर हम सिर्फ फौज की तरफ से देखें कि फौज में ये हुआ बाकी इदारों में नहीं हो सकता तो ये गलत है, क्योंकि इस तरह की अकाउंटेबिलिटी अगर आप हाई एफ्स में करेंगे तो नीचे लेवल पर आपका सिस्टम ठीक होगा। अगर आप हाई एफ्स में नहीं करेंगे तो इस तरह सिस्टम नहीं चलेगा। जनरल फैज़ का मुआवजा PTI के साथ करना एक सियासी बयान हो सकता है, लेकिन इसमें हकीकत कोई नहीं है। अच्छा, पॉइंट टेकन। कादिम अली साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। सर आप ये बताइए, हुकूमत ये मौक़िफ़ रखती है कि जनरल फैज़ हमीद बानी PTI के सियासी प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, ख्वाजा आसिफ का भी ये बयान आया, तो क्या ये मौक़िफ़ महज सियासी बयानिया है या इसके पीछे दस्तावेजी और इदारा जाती शवाहिद भी मौजूद हैं?
دیکھیں جنرل فیل جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے، اور جو اصل کلپرٹ ہے وہ تو قیدی نمبر 804 ہے، جس نے پاکستان فوج کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. اور جنرل فیل جو ہے اس کو لالچ تھا، آرمی چیف بننا تھا اس نے. اس نے جس طرح اس ادارے کو نقصان پہنچایا، جس طرح جو ہمارے شہداء تھے ان کے جو خون تھا انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی کہ میرے یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی جس میں تقریباً 10,000 سے زیادہ سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے، جس میں جو ہے میجر جنرل ثناء اللہ نیازی سے لے کے بریگیڈیئر بارکی، جنرل مشتاق اور کتنے افسران جو ہے وہ شہید ہوئے. لیکن اس نے جو ہے ہر صورت میں اقتدار پہ آرمی چیف بننا تھا، اور عمران خان کی جو حکومت تھی جو سلیکٹڈ اس کو کیا تھا اس کو برقرار رکھنا تھا، ایک نیا نظام لے کے آنا تھا. دیکھو یہ تو خود بخود یہ پی ٹی آئی والے جو ہے نا کتنے احسان فراموش لوگ ہیں. پی ٹی آئی جو ہے ایک جماعت تھی جس کی ایک سیٹ 2002 میں 97 میں اس کی ضمانت ضبط ہوئی تھی. 2002 میں ایک سیٹ جو ہے ان کو ملی تھی، اور وہ بڑے مشکل سے ملی تھی. 2002 والی سیٹ جو ہے 2008 میں تھی، مقابلہ نہیں کر سکے. پھر جنرل پاشا صاحب کی مہربانی تھی، ظہیر الاسلام صاحب کی مہربانی تھی. وہ ان کی ظہیر الاسلام صاحب سے لے کے جنرل فیض تک ان پہ جو ہے ایک مہربانیوں کا سلسلہ چلتا رہا. انہوں نے کہا کہ جی، خان نے کہا کہ جی میں نے مقابلہ کرنا ہے، میں نے فائٹ کرنا ہے، لیکن میرے سے جس کا مقابلہ ہے نواز شریف، پہلے اس کو رنگ میں لے آؤ اور اس کو بند کر دو، اس کو جو ہے اس کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ باندھو. پھر کہا کہ جی میں اس کی بیٹی کو بھی اس طرح باندھو تاکہ میں جو ہے میرے پاس جو ہے وہ اور میں وقور لے سکوں. اور پھر اس کے باوجود وہ نہیں جیت رہا تھا. جنرل فیض صاحب نے ان کے لیے، آپ لوگوں کو پتہ ہے بلوچستان میں مسلم لیگ نے ان کی حکومت ختم کر دی. جنرل فیض صاحب نے یہ جو جنوبی پنجاب محاذ ہے وہ اس کے لیے بنائی. اور پھر یہ جو محکمہ زراعت کی اصطلاح آئی، اور پھر اس نے دیکھیں کھلے عام نواز شریف صاحب کو نااہل کرنے کے لیے، نواز شریف کو سزا دینے کے لیے اپنے ادارے کا استعمال کیا. اس نے میڈیا کا استعمال کیا، کریکٹر اسیسینیشن کی. ان کے نظر میں یعنی جب پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج 54,000 پہ تھی، جب پاکستان کے پاس $24 بلین کے ریزرو تھے، جب موڈیز کہہ رہا تھا، جب اکانومسٹ کہہ رہا تھا، ورلڈ بینک کہہ رہا تھا، جب آئی ایم ایف کہہ رہا تھا، جتنے ادارے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے اس کی اکانومی وہ رائزنگ اکانومی ہے، پاکستان ترقی کر رہا ہے، پاکستان 18ویں بہترین معیشت میں اس کی شمار ہو جائے گی. 24 پہ ہم آ گئے تھے اور یہاں پہ گیم چینجر منصوبہ آیا تھا. جنرل فیض صاحب نے عمران کو اقتدار میں لانے کے لیے اور پھر جو غلیظ کردار ادا کیا، جس طرح انہوں نے میڈیا کا، عدلیہ کا، اپنے ادارے کا استعمال کیا، جس طرح اس ملک میں مشرقی روایات، اقدار اس کو پامال کیا، اور جس طرح وہ فسائیت کا نظام تھا، ہر بھائی کسی پہ جو ہے ہیروئن ڈال دو، کسی کو جو ہے وہ ایفیڈرین میں ڈالو، اس کو پھانسی کی سزائے. یعنی ان کی خواہشات یہ تھی کہ میرے جو وہ تھے مخالفین ہیں ان کو پھانسیاں لگ جائے، ان کو جو ہے ساری عمر کے لیے نااہل کیا جائے. اور یہ جو میرا بھائی جو ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو دیکھو آپ کو سوشل میڈیا میں دیکھیں نا کیا پروڈکٹ کر رہے تھے کہ جی 2000 اس تک تو ہے عمران خان، 2024 تک تو ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آئے گا، جنرل فیض صاحب آئیں گے، جنرل فیض صاحب کے بعد صدارتی نظام ہوگا، پھر وہ جنرل آصف غفور صاحب آئیں گے. انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ 3 سال یہ ایک اور پھر اس کو ایکسٹینشن ملے گی تو 6 سال، پھر جو ہے اس کے بعد آصف غفور آئیں گے. تو یہ 2040 تک تو یہ بندوبست کر کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ تو اے وی ایم کے ذریعے ایک ایسا سسٹم لے کے آ رہے تھے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ تو 50 احتساب عدالت کے ججوں کو پی ٹی آئی کے جو کور وہ تھے ممبر تھے ان کو جج بنا کے سارے مخالفین کو سزائے دینے والے تھے. یہ تو ایک ایسا نظام لے کے آ رہے تھے، ایک ایسے شخص کو یہ مسلط کرنا چاہتے تھے، اور خدا نخواستہ یہ شخص پاکستان کا آرمی چیف بنتا تو
तो आप देखें कि पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान होता। एक शख्स का पता है कि चौधरी निसार ने 2014 में उसकी वो जो टॉप सिटी वाला मुईज वाला कहानी जो है वो अश्कार कर दी थी, और उसको पता है कि वो शख्स जो है वो पैसे कमा रहा है। उसके जो है जो गांव है चकवाल में, वहां पे वो जमीनों पे एकड़ों पे हजारों एकड़ जमीनें ले रहा है, वो महल तामीर कर रहा है। उस शख्स को हर सूरत में आर्मी चीफ बनाना चाहता था। उसको आर्मी चीफ बनाने के लिए आसिफ मुनीर साहब का रास्ता रोकने के लिए उसने लॉन्ग मार्च किया। अब कहते हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जनरल फैज की सजा जो है वो तो अभी शुरुआत है और असल सजा जो है वो जरा शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं महमूद मौलवी साहब को भी। महमूद मौलवी साहब, आप ये बताइए कि जनरल फैज हमीद को जो दी गई जो सज़ा है उसको महज एक फ़र्द का एहतसाब समझा जाए, या आप क्या कहेंगे कि ये एक रियासती ताकत और सियासत के इस पूरे ताल्लुक़ का एतराफ़ है जिसे बरसों तक जो है गैर मौसर रखा गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा हमारे सियासतदान जो है, हम सब सियासतदान हैं, पहले ये फैसला कर ले कि मुल्क में सियासी निज़ाम चाहते हैं या मुल्क में जमहूरी निज़ाम चाहते हैं या आमरीत चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि हम जिस इतने सालों से जो मुल्क को हम चला रहे हैं, जमहूरियत और आमरीत को ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं। जब आमरीत आती है वो जमहूरियत में ब्लेंड होना चाहती है, जब जमहूरियत आती है वो आमरीत में को साथ लेके चलना चाहती है। उसकी वजह ये है कि कोई भी क्लियर नहीं है कि उन्हें करना क्या है। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि जनरल फैज साहब जो है, जब पीटीआई का दौर चल रहा था, बिल्कुल जनरल फैज साहब की बिल्कुल मुदाखलत थी। उससे पहले जो लोग थे उनके, देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के हर पॉलिटिकल दौर में जो है जो है मैं कहूँगा इन सब का मुदाखलत थी और रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये देखें ना, हम अपने आप से झूठ बोले तो वो अलग बात है। लेकिन शेर अली आफरीदी साहब तो डिनायल पे जा रहे हैं। महमूद मौलवी साहब, शेर अली आफरीदी कह रहे हैं। मैं बताऊं, देखिए, ये तो मैं बता रहा हूँ ना, ओपन बता रहा हूँ, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीएमएल हो, चाहे पीटीआई हो। मैं पीटीआई में बेसिकली स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर भी रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फैज साहब का जो है हुकूमत चलाने में, मैं कहूँगा, लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, इंटरफियरेंस था। इसमें कौन सी दो राय है? हम सब में वहीं पे बैठते थे ना। देखे ना, मैंने कई मीटिंग्स की है, मुझे भी पता है, मेरे ख्याल से शेर अली साहब को भी पता है कि देखिए इम्पोर्टेंस थी और इम्पोर्टेंस रही जब हुकूमत करते रहे। बल्कि मैं कहूंगा हुकूमत में इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगर आज ये कहें, मगर मेरा कहना है ये चीजों को हम एक तरफ पहले फैसला कर ले। आज हम जनरल फैज साहब को जो कर रहे हैं, ठीक है ना, हम सब कह रहे हैं कि जी बहुत बुरा हुआ, उससे पीछे हम पहले किसी और को इल्जाम देते रहे। हम बैठ के ये तय क्यों नहीं कर लेते सारे सियासी पार्टियां एक तरफ के इन्हें हुकूमतें चलानी कैसी है। देखिए, जब तक सियासतदान एक साथ नहीं बैठे, हर सियासी पार्टी चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट के बस उनके तरफ हो, एस्टेब्लिशमेंट उनके तरफ हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, चाहे वो जेयूआई हो, एमक्यूएम हो। वो कहती है कि ये एस्टेब्लिश हमारी तरफ है तो बहुत अच्छी है। एस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल होती है तो बुरा लग जाता है। देखिए, होता ये कि एस्टेब्लिशमेंट को जो है घसीटा जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज अपने मफाद के लिए हर दौर में एस्टेब्लिशमेंट को अपने तरफ घसीटती है और जो है वो दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल भी करती है। ठीक, अच्छा शेर अली आफरीदी, आप ये बताइए कि आप तो कह रहे हैं कि कोई इंटरफेरेंस नहीं थी सर, लेकिन अगर जनरल फैज हमीद के साथ ताल्लुक महज इदारा जाती था तो फिर DGISI की जो तैनाती है और तबादले पर बानी PTI की जानिब से गैर मामूली दिलचस्पी और मज़ाहमत को आप किस तरह जवाब फराम करते हैं? पहली बात तो ये है कि जनरल फैज न हमारी कोई PTI का अहदेदार था, न हमारी PTI में कोई उसका ओहदा था कि हम उसको अपने घर से लाए और हमने उसको फौज में भर्ती किया। जनरल फैज फौज का था, फौज का जनरल था, ISI चीफ था। अब अगर मैंने पहले जो बात की, मैंने कहा कि PML इनको तो ऐसा एहसानमंद होना चाहिए, क्योंकि ये जनरल बाजवा के साथ उस मीटिंग में बैठा था कि सब पॉलिटिकल पार्टियों को बुला के
اور یہ کہہ دیا صاف الفاظ میں کہ آپ عدم اعتماد میں، اور اس بات کا میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ٹاک شو میں کہہ چکے ہیں کہ آپ لوگوں نے عدم اعتماد کرنا ہے، رجیم چینج کرنا ہے عمران خان کے خلاف۔ اب میرے پی ایم ایل این کے جو دوست ہیں، اب یہ اللہ کو گواہ بنا کر ان سے کہے کہ آپ لوگ سچ میں جیت کے آئے ہو اس حکومت میں، 17 سیٹوں والے آج پورے پاکستان پہ حکومت کر رہے ہیں، یہ اللہ کو بنا کے کلمہ پڑھ کے یہ سچ میں جیت کے آئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے مینڈیٹ چوری کیا، اس طرح اکاؤنٹیبلٹی ایک شخص کو ہم ٹی وی پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یار اس نے سیاست میں مداخلت کی ہے، اس نے یہ کیا وہ کیا ہے، اس طرح کی مثال اگر ہم نے بنانی ہے تو پھر ہر ادارے میں بنانی ہوگی۔ یہ جو آج ہمارے پی ایم ایل این والے جو آج ہمارے گانے گا رہے ہیں نا، یہ 3-4 مہینے بعد ان کو ایسا ڈنڈا پڑے گا، پھر یہ روئیں گے، ہمیں جو ڈنڈا پڑا ہے ابھی تک نا، یہ پی ٹی آئی کو 9 مئی کے بعد، پھر یہ ہم انجوائے کریں گے، ان کو ڈنڈا پڑے گا اور یہ مفاقت عمل ہے، اور یہ پھر روئیں گے۔ اور ان لوگوں نے جو لیکن شیر علی آفریدی صاحب، محمود مولوی شیر علی آفریدی صاحب، محمود مولوی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، محمود مولوی صاحب تو کہہ رہے ہیں اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ جو ہے ان کے سیاسی جو ہے کافی مداخلت تھی سیاست میں، تو آپ کیسے ڈینائل پہ جا سکتے ہیں؟ نہیں، مداخلت 1947 سے آپ لے کے جتنی حکومت آئی ہے، 1947 سے لے کے آپ نے جتنی حکومت آئی ہے، کون سی ایسی حکومت نہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں تھی؟ مجھے ایک حکومت بتائیں کس کی مداخلت نہیں۔ مولوی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ڈیموکریٹک سسٹم کو چلانا ہوگا، یا اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو ہر پارٹی چاہتی، جس طرح محمود مولوی صاحب نے کہا۔ اب پی ایم ایل این والے 17 سیٹوں پر حکومت جب بنائیں گے تو یہ تو گانے گائیں گے، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی گانے گائیں گے کہ ہاں اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں یہ دے، کیونکہ جب آپ 17 سیٹوں پر ایک ملک کی حکومت بنائیں گے اور 17 سیٹوں سے آپ 26ویں اور 27ویں ترمیم پاس کریں گے، اور اب جو آنے والا 28واں ترمیم ہے، یہ میں دیکھوں گا کہ اس میں 28ویں ترمیم میں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ دونوں ایک دوسرے کا کیسا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ 28ویں ترمیم میں ان کی چیخیں پڑے گی، یہ دیکھیں گے کہ 28ویں ترمیم کیسے پاس کریں گے۔ تو ہمیں فوج کی جو مداخلت ہے ہمیں ماننا ہوگا کہ 1947 سے ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے، اس میں ماننا ہوگا۔ تو ہمیں لیکن معذرت کے ساتھ شیر علی آفریدی صاحب، جو کچھ ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 1947 سے جو اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ مداخلت رہی ہے سیاست کے اندر، لیکن سر جو واقعات رونما ہوئے وہ اس سے پہلے کبھی ہوئے نہیں تھے۔ کیسے واقعات؟ سر تانا بانا تو جا کے جڑتا 9 مئی کے اس پہ جا کے کنیکٹ ہوتا ہے نا۔ ہم تو چاہتے، خان صاحب نے کہا تھا اس حوالے سے کہ 9 مئی کی صاف شفاف انکوائری کی جائے، اس کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے ان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ ہم تو چاہتے کہ 9 مئی کی انکوائری ہو جائے، ہم تو 9 مئی نہیں تو سر آپ لوگ ایویڈنس دیجئے نا، اگر آپ لوگ فیئر ہیں اور آپ لوگ نے کچھ نہیں کیا تو سر آپ لوگ بھی ایویڈنس کیوں نہیں پیش کرتے؟ آپ لوگ اس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے خیبر پختونخوا گورنمنٹ میں ابھی کیبنٹ اجلاس سے اپروول ہو چکی ہے، جو ریڈیو پاکستان کا 9 مئی کے حوالے سے کیس ہے، اس پہ ایک کمیشن مقرر کیا ہے، اور اس کی کمیشن کا کچھ ہی دنوں میں آغاز ہوگا، اس کی انکوائری ہے ہمارے صوبے میں ہو چکا ہے، اس میں ہم انکوائری کریں گے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی افراتفری نہ پلے، ہم کیونکہ اگر پاکستان ہے تو ہم ہے، پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس گندی سیاست میں چیزوں کو انوالو کرنا، اپنی سیاست کے لیے دوسروں پر کیچڑ اچالنا، یہ بڑی گندی سیاست ہے، اور اس سیاست کو خاتمہ کرنا ہوگا۔ ہم نے ایک راہ پہ چل رہا نا، پولیٹیکل پارٹیوں کو چاہیے کہ آپس میں بیٹھ کے ایک فیصلہ کر لے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس لائن کے ساتھ چلنا ہے یا ہم نے دوسری لائن کے ساتھ چلنا ہے۔ ٹھیک ہے پاکستان آگے جائے گا۔ ٹھیک، خادم علی صاحب، کیا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ عسکری تعیناتیوں میں اگر سیاسی مداخلت آئینی خلاف ورزی کے زمرے میں آتی ہے تو سر یہ اسے محض ایک سیاسی غلطی سمجھا جا رہا ہے؟ خادم علی صاحب موجود ہیں آپ ہمارے ساتھ؟ میں ہوں موجود۔ مجھے ایک جی بات سر بتائیں کہ شیر علی افریدی صاحب سے اتنا پوچھے کہ آج کل ڈی جی ایس آئی کون ہے؟ سر آپ سن رہے ہیں تو جواب دے دیجئے۔ کیا جی؟ وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں خادم علی صاحب کہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی کون ہے؟ وہ تو میرے پی ملن کے دوست بتائیں گے، کیونکہ آج کل یہ بڑے قریبی ہے ہمارے۔ سر بال انہوں نے آپ کے کورٹ میں پھینک دی ہے خادم صاحب۔
आपके बड़े करीबी हैं, आप मुझे बताएं, देखो जनरल फैज को तो बच्चा बच्चा जानता था कि वो पीटीआई का सपोर्टर है, ठीक है। ये कहते हैं कि जी वो जो आजकल है वो मतलब मुस्लिम लीग उनको सपोर्ट करता है, तो ये नाम तो जानता होगा ना, इतना तो मैं ये नहीं कहता, मेरी बात सुन ले, मैं ये नहीं कहता कि डीजी ईसा मैंने ये कहा 1947 को तो पता होगा ना कि जी कौन है डीजी 1947 से इस्टेब्लिशमेंट की एक मुदाहिलत रही है, आप इसको माने या न माने, लेकिन आप ये मिसाल पाकिस्तान तारीख में ये मिसाल कभी नहीं मिलेगी कि 17 सीटों पे आप किसी को हुकूमत दे दें, इतनी इन्वॉल्वमेंट हमें नहीं मिलेगी। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, झूठ बोलो, इतना बोलो, बार बार बोलो, लगातार बोलो कि वो सच लगने लगे, गोबल्स का कि वो सच लगने लगे, ताकि वो सच लगने लगे, गोबल्स का वो है। अच्छा 17 ये जो है ना 17 सीटों की देखो, और बातों में मैं नहीं बोला, सिर्फ एक सवाल आपसे किया था। शेर अली अफरीदी साहब, लेट हिम टॉक, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगी, लेट हिम टॉक जी। खादिम अली साहब मुझे बताएं कि राना सनाउल्लाह साहब जो है जिंदगी में कभी नहीं आ रहे, कभी नहीं आ रहे इलेक्शन, खुरम दस्तगीर का वालिद कभी नहीं आ रहा, खुरम दस्तगीर कभी नहीं आ रहा, मियां जावेद लतीफ कभी नहीं आ रहा, साद रफीक ने इमरान खान को 2 मरतबा शिकस्त दी, साद रफीक हार जाता है, नवाज शरीफ साहब जो है मानसेरा में हार जाते हैं, फॉर्म 47 का झूठा नैरेटिव इन्होंने बनाया हुआ है। आपको पता है सुना है कि 2014 में ये 126 दिन का इन्होंने धरना दिया, ठीक, पूरा जो है मुल्क को उस पे उठाया हुआ था इन्होंने, और लोग कहते जी गुद्दांजलि हुई, 4 हल्के 35 पंचर है, झूठ बोलते रहे। फिर सुप्रीम कोर्ट का वो बना कमीशन, जस्टिस नासिर मुल्क की सरबराही में कमीशन बना, उन्होंने कहा इमरान खान ने जितने इल्जाम लगाए झूठ था, उन्होंने जितनी वो किया वो झूठ था, खुद फिर उन्होंने कहा कि जी 35 पंचर तो सियासी बयान था। अच्छा ये झूठ बोलते हैं, लगातार बोलते हैं। ये आपको सदा पता है कराची में बहुत से लोगों ने लिखा होगा एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिकन गुलामी ना मंजूर, ठीक है, झूठ बोला ना इन्होंने। अच्छा हर गाड़ी पे लिखा होता था एब्सोल्युटली नॉट, हर गाड़ी पे लिखा होता था अमेरिकन गुलामी ना मंजूर। आज कोई लिखता है? क्योंकि झूठ का तो पाऊ नहीं होते, झूठ का तो बहुत मुख्तसर वक्त होता है ना, खत्म हो गई अमेरिकन गुलामी ना मंजूर। फिर अमेरिकन से पाँव पड़ गए कि जी हमारे साथ वो करो, सारे जो है तवक्कुआत इनका ट्रम्प से थे। वो रिचर्ड गर्नेल को जो है मिन्नतें कर रहे हैं कि पाकिस्तान की वाहिद जमात है, आपको पता है, जिन्होंने अमेरिकन लॉबिंग फर्म्स हायर किए, जिसके हक में मुझे एक बात बताओ, अमेरिकन के इतने पिट्ठू है, फंड इन्होंने लिया यहूद से, फंड इन्होंने लिया है हुनूद से, या भारतीय शहरियों से फंडिंग लेके पाकिस्तान में फितना फैलाते हैं, फिर कहते हैं कि जी हम जो है ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। भाई फॉर्म 47 की हुकूमत है, आप किस तरह एमपीए बने, आप किस तरह 90 जो है सीटें आ गई। आप किसी पंजाब की बात करो, पंजाब में सारी दुनिया को पता था कि नवाज शरीफ आ रहा है, हम कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे ऐसे लीडर चौधरी जाफर इकबाल हार गया जो कभी हारा नहीं, हमारा ये गुजरात से चौधरी आबिद रजा कोटला है जिन्होंने परवेज इलाही को उस हाल में शिकस्त दी थी जब मुशर्रफ की हुकूमत थी, उन्होंने शिकस्त दी थी, वो हार गया, और हमें कहते हैं कि जी आप फॉर्म 47, अगर फॉर्म 47 की बातें होती ना तो फॉर्म 47 उनको मिल जाता, साद रफीक को क्यों नहीं मिला, इधर मानसेरा में नवाज शरीफ को क्यों नहीं मिला, ये हमारे मुर्तजा जावेद अब्बासी कभी इलेक्शन नहीं आ रहा, उसको क्यों इलेक्शन उसको क्यों नहीं मिला फॉर्म 47। ये अभी हरिपुर के इलेक्शन में इनको शिकस्त हुई, इनकी हुकूमत थी, इनका इंतजामिया था, वो फॉर्म 47 ये जो है उसको क्यों नहीं मिलता, बाबर नवाज को मिल जाता ना 2024 में। अच्छा ये इनका नैरेटिव ये इस तरह बना देते हैं कि जी हम, और ये फिर बार बार बोलते हैं ऐसे नैरेटिव। आपको इनकी झूठ का पता है, पिछले साल 26 नवंबर को इन्होंने एक वो किया था और नारे क्या लगाए थे, सबीलना अल जहाद अल जहाद, कफन बांध के आ रहे थे, कहते जी हम इनको जो है नेसो नाबूद कर देंगे, इनको खत्म कर देंगे, ये कर देंगे। हम आ गए जी, आ गए जी, जब वो डी चौक में इनको जब मार पड़ी भाग गए तो इन्होंने क्या नैरेटिव बनाया, पहले दिन उन्होंने कहा 2000 लोग जो है वो शहीद हो गए, फिर कहा 1800 शहीद हो गए, फिर जो है दूसरे दिन जो है ना थोड़ा सा कम करके कहते 1200 हो गए, फिर वो जो लतीफ कोसा है वो कहते जी 400 लोग शहीद हुए, इनके जो फिर आहिस्ता 100 पे आ गए, फिर इनका जो है वो बैरिस्टर गौर ने कहा 12 लोग शहीद हुए।
अच्छा इन्होंने चेक कितने लोगों को दिए? 3 लोगों को। मतलब इनका तो नैरेटिव है झूठ बोलना, इनका तो काम है झूठ बोलना। और ये कितने सना, ये मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान में कौन सी जमात है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का रास्ता रोकने के लिए लॉन्ग मार्च करे? पिछले साल 4 अक्टूबर को इन्होंने लॉन्ग मार्च किया कि जस्टिस यही अफरीदी का रास्ता रोका जाए कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाए। ठीक। इन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक ऐसी जो बात है कि इसने जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोकने के लिए लॉन्ग मार्च किया था, जो 3 नवंबर को इनको वजीराबाद वाला वाकया हुआ। इन्होंने एससीओ कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान में 35 साल बाद कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इन्होंने एससीओ कॉन्फ्रेंस का रास्ता रोकना चाहा। ये तो पाकिस्तान के दुश्मन है, ये तो IMF को खत लिखते हैं, ये तो दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान का एक वकार बना हुआ है, एक मुकाम बना हुआ है दुनिया में, और आपके चीफ ऑफ द आर्मी साहब के खिलाफ ये किस तरह की गलीज कैंपेन चला रहे हैं। तो ये बिल्कुल खादिम अली साहब, दूसरी बात ये कि इस वक्त बिल्कुल इस पे पाबंदी लगनी चाहिए। और ये जमात जो है ये पाकिस्तान के, ये देखे ये TTP के दोस्त है, ये पाकिस्तान के दोस्त नहीं है। पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट ठीक है खादिम अली साहब। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया तो ये हिंदुस्तान के साथ खड़े थे, ये कह रहे थे टैंकों में तेल नहीं है, बारूद नहीं है हमारे पास, बम नहीं है, ये उनके साथ खड़े थे। अभी अफगानिस्तान ने हमला किया तो ये अफगानिस्तान के साथ खड़े थे। मैं अभी उस पॉइंट पे भी आऊंगी, उस पॉइंट पे भी आऊंगी। महमूद वाली साहब, आप ये बताइए कि सर क्या DGISI की जो तैनाती पर जो सियासी दबाव पाकिस्तान में एक मामूल रहा है या ये मामला गैर मामूली था, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं कहूँगा इस दफा गैर मामूली था। आम हालत में दबाव तो हर दौर में होता है, मगर इस दफा जो था टोटली गैर मामूल था। और देखें, जैसे अभी मेरे भाई सब बात कर रहे हैं, देखें पहले हम सियासी लोग जो है, सियासी पार्टी ये फैसला कर लें कि हमें, ठीक है ना, सारी पार्टीज को मैं कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी, PML है, सारी PTI, देखिए ना कि हमें जो है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जमहूरियत या जो है हम खुद में कैसे चलाना है। हम खुद चाहते हैं कि देखें जी, इस्टेब्लिशमेंट को लेके हम जो है जमहूरियत को चलाएं। जब आमरीत आती है तो वो कहती है कि हम जमहूरियत को लेके साथ चलाएं। मैं ये कहूँगा कि कोई भी हो, देखें एक होना चाहिए। अगर आमरीत आती है, देखें आमरीत बहुत अच्छी थी, मैंने 58 के अयूब खान का दौर भी देखा है, मुशर्रफ साहब का दौर भी देखा है, जिया साहब, कुछ दिन जो है बहुत अच्छी चलती है आमरीत भी। उसके बाद जब वो जमहूरियत में ब्लेंड होने की कोशिश करती है तो वो भी खराब हो जाती है। हमारी जो है जमहूरियत है वो हमेशा से ब्लेंड होती है, जिसको आप बोले एस्टेब्लिशमेंट बोले, आमरीत बोले, उनके साथ वो लेके चलना चाहते हैं। देखें, हमको ये देखना है कि हम किस पॉलिसी के तहत, देखें एक दूसरे को, पहले तो मैं कहूँगा ये PTI का भी बड़ी कमजोरी है, वो एक दूसरे को हम जो है कहते हैं कि जी वो गद्दार है, ये गद्दार है। अभी जैसे मेरे भाई ने कहा, देखिए हम सब पाकिस्तानी हैं, हम पॉजिटिव सोचे, एक दूसरे को मुल्क का दुश्मन ना समझे। उसकी वजह यह है कि सारे मुल्क में जो कौम है हमारी, वो बिल्कुल मुत्तहिद है, पाकिस्तानी है। कोई भी जो है एक दूसरे को ना गद्दार कहे ना मुल्क दुश्मन कहे। देखे ना, ये हर दौर में देखे होता ये है कि हम कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने मुल्क दुश्मनी की, PMLN ने की, PTI ने की, PTI सबको कहती है। देखिए ना, ये चीजें हम निकाल दें कि हम सबको चोर गए और अपने आप को साहूकार कहें, ठीक है ना। अच्छे बुरे हर पार्टी में हर दौर में रहे हैं, हर पार्टी में हर दौर में अच्छे बुरे रहे हैं। तो ये कहना कि जी ये लोग चोर हैं, ये जो है हम साहूकार हैं, ये नहीं हो सकता। एक बैठ के मिसा के जमहूरियत जो भी बनाई थी उसको अमेंड करें, सारी पार्टीज उस पर बैठे और एक आगे का राय अमल करें। देखिए जो हो गया वो हो गया, अगर हम उसको घड़ी घड़ी जो है पुराने मुर्दों को उखाड़ते रहेंगे तो ये नेवर एंडिंग स्टोरी है। जो करना है, ठीक है ना, हम बैठ के एक दफा तय कर लें कि क्या करना है, एक पॉलिसी लेके चले। उसकी वजह है कि ये इकोनॉमी को भी डिस्टर्ब कर रहा है। जब मैं कहूँगा, जैसे हमने कहा ना
मीसाक के जमहूरियत, एक मीसाक के मईशत होनी चाहिए कि मईशत के चाहे कोई भी हुक्मरान आए, चाहे कोई भी पार्टी आए, मईशत की एक क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए कि ये पॉलिसी। आज जो है कोई पॉलिसी देता है, दूसरी पार्टी आती है वो फौरन दूसरा देती है। देखिए ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि कोई प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल मुल्क में मुकम्मल नहीं किए। 47 से लेके आज तक कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जिसने 5 साल मुकम्मल किए? मैं कहूंगा कोई भी नहीं। कितने प्राइम मिनिस्टर आए? देखिए ये चीजों के ऊपर हमें, मैं ओपनली कहता हूं कि नवाज शरीफ साहब को गलत निकाला, ये मेरे पीटीआई के भाई भी कहेंगे। देखिए ना अखामा पे जो हटाया गया बिल्कुल 100% गलत निकाला गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक कि जब उनको गलत निकाला गया। ठीक है महमूद मौलवी साहब, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जो है शुरू करेंगे। 16 का शॉर्ट ब्रेक।